नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन्स पर। कोटपुतली कृष्णा टॉकीज दुर्गा मंदिर में पुजारी मां भगवती युवा मंडल के सानिध्य में कोरोना महामारी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए छोटे रूप में जागरण का आयोजन किया गया, जो हर साल माता के मंदिर में विशाल जागरण के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें माता बहनों का तांता लगा रहता है। जागरण स्थानीय श्याम जागरण पार्टी ने रमेश जिंदल पार्टी द्वारा माता रानी का गुणगान किया। जागरण के खेरतल से आई हुई पिंकी सिंधी ने माता की भेंट गाई, प्यारा सजा है तेरा द्वार माँ को मनाया। साथ ही हनुमान जी भगवान के भजनों से भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। साथ ही स्थानीय कलाकार मनीष कुमार ने गणेश वंदना की। रमेश जिंदल ने हनुमान जी को मनाया। भजन गाकर गणमान्य लोग आरपीएल प्रदेश महासचिव राम स्वरूप कसाना ने मां भगवती युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मां की ज्योत प्रज्वलित की। इसके साथ ही मां भगवती युवा मंडल मंदिर कमेटी के सदस्यों ने सुबह 9 कन्याओं का पूजन करके भोज कराया। छत्तीसगढ़ में गौ प्रणाम राम भक्त गौपुत्र के हुकार से हिला प्रशासन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झोंक दी ताकत। नंद कुमार बघेल को बचाने में पूरी शक्ति के साथ लगे अफसर। राम भक्त संकल्प के साथ पदयात्रा की पूरी। राम भक्त ने किया नंद कुमार बघेल को जेल या मानसिक रोगी घोषित कर पागल खाने भेजने की मांग। हर मोर्चा पद यात्रा को रोका गया। नहीं हार मानी राम भक्त ने। राम मंदिर वीआईपी रोड में धरना दिया। आखिर प्रशासन को झुकना पड़ा और राजभवन तक जाने को दिया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ कारण है? कारण है कि जो नंद कुमार बघेल जी, भूपेश बघेल के जो पिताजी हैं, वो लगातार भगवान श्री राम सीता मैया पे अनर्गल बातें बोल रहे हैं। तो उसके विरोध में उनकी सब बार हमारे 8 से 6 महीने हो गए लगातार हमारे धर्म को हाथ कर रहे हैं, हमारी आस्था को हाथ कर रहे हैं। इसको लेके हम लोग पद यात्रा आदरणीय चेतन जी लगातार पहले आवेदन दिए कि उनके पर कार्रवाई हो नहीं हुई। जिनसे हमारी चर्चा धरना देना है तो हमने पद यात्रा चालू करी ताकि लोगों को मालूम हो कि भगवान श्री राम का अपमान मुख्यमंत्री का पिताजी कर रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी बोलते मेरे पिताजी पागल है, अगर पागल है तो पागल खाने में भर्ती करें, या अगर पागल नहीं है तो उन पर कार्रवाई करें। उनके सरकारी प्रोटोकॉल में लगातार वो हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं और बार हमारी आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं। या तो नज़र बंद करें। एक तो रावण दहन की बात, राम दहन की बात करते हैं दशहरे के दिन में, ऐसी बातों को बार कह के हमारे आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे बार हम पे आघात पहुंचा रहे हैं। इसलिए पदयात्रा करी और यहाँ पे प्रशासन ने हमको रोक दिया है। हमको राज्यपाल महोदय से मिलने दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय से मिलने नहीं दे रहे हैं और अब पूरी तानाशाही भूपेश बघेल सरकार की यहाँ पे चल रही है। भाई थोड़ा शांत रहो ना भाई, 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट। इससे हम बार अनुरोध कर रहे हैं कि अपने पिताजी को तो नज़रबंद करें या तो कार्रवाई करें। ये हमारा यहाँ आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है और अगर नहीं करेंगे तो लगातार नए तरीके से हम आंदोलन करते रहेंगे। चेतन पूर्व मंत्री व भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे ने न्यूज 24 एक्सप्रेस के संभागीय हेड राशिद जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की। उन्होंने कृषि बिल व पाटन की घटना पर बेबाकी से अपनी बात रखी। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों की तलाश में भटक गई है। अभी नए कृषि बिल में किसान अपनी फसल स्वतंत्रता रूप से कहीं भी बेच सकता है। आवश्यक खाद्य पदार्थ व वस्तु नियम तब लागू हुआ था जब खाद की कमी थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। किसान संस्था से करार करके खेती कर सकता है। कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मात्र 19 लाख पंजीकृत किसान का धान खरीदा जा रहा है, जबकि राज्य में 43 लाख खातेदार किसान हैं। पाटन में भाजपा द्वारा दिए गए धरना को लेकर पांडे ने कहा कि लॉकडाउन में शराब दुकान के खोलने का विरोध भाजपा ने किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को शराब लूटने के आरोप लगाकर कार्रवाई की, जिसका सांसद विजय बघेल व मैंने विरोध किया था। अभी जो केंद्र की कृषि बिल का कांग्रेस ने काफ़ी विरोध करने की वजह क्या है? कांग्रेस जब से मोदी जी पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, कांग्रेस मुद्दों की तलाश में भटक गई है और
वो मुद्दे ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पे भी आ जा रही है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि कल उसने क्या बोला था और आज वो क्या बोल रहा है। लोकसभा के 14 और 19 दोनों के घोषणा पत्र में उन्होंने साफ लिखा था कि हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ख़त्म करेंगे, हम जो आपके मंडी एक्ट है उस पर संशोधन लाएंगे, किसानों को खुला बाजार देंगे। अभी जो 3 एक्ट आए हैं वो क्या दे रहा है जी, किसान को आपको मंडी में बेचना है मंडी में बेचो, आपको बाहर बेचना है बाहर बेचो। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान में व्यवहारिक रूप से सब जगह है। जो रेगा पर अधिया पे जो लोग ले लेते हैं, एक पैसा निश्चित कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम इतना रुपया एकड़ देंगे और वो अपना बोलते खाते हैं, उसको लीगलाइज कर दिया गया है कि अब जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेगा वो इतने दिन में पैसा देगा, उसका नुकसान फायदा सब तो और अच्छा हुआ। तीसरा जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो सेंट्रल का एक्ट है और वो पहले भी शरद पवार जी ने बहुत पहले जो हुआ था जब वो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने बाद में ब्रेक किया, उसके पहले ये बंद हो चुका है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय लगा था जब हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी थी। आज तो सारे स्टेट बोल रहे हैं कि हमारे पास ओवरफ्लो है, रखिए, FCI में लोगों की जगह नहीं। और MSP में सरकार खरीद रही है। MSP में जो भी चाहे मेन फूड ग्रेन्स है, धान, गेहूँ या दलहन है या तिलहन है। आज कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे का दौरा दुनियापुरा, मोहनपुरा, कटरौली, चनैनी लोगों से किया जनसंपर्क, जहां लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। कहीं लोग फलों से तौल रहे हैं तो कहीं अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कल का आपका एक जो सभा में आपने संबोधन करते टाइम अपने भाषण के दौरान एक बात कही थी कि मेरे कार्यकर्ताओं का जहां पसीना बहेगा मैं खून बहा दूंगा, वो आपका भाषण एक विषय बना हुआ है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे आप उस भाषण के बारे में? नहीं, वो सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है और मेरे परिवार की पहचान रही है कि जिस भी व्यक्ति को हमने साथ में जोड़ा है वो फेविकॉल की जोड़ की तरह जुड़ जाता है और उसके बाद हम लोग उसके लिए तन मन धन और जीवन से समर्पित होकर ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। और यही मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जितने मेरे नौजवान भाई या बड़े हैं उनकी वक्त आने पर, एक बार सुख के समय में आने में देरी हो सकती है लेकिन दुख के समय में एक फ़ोन पर मैं आके आधी रात पर खड़ा हो जाऊँगा, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। हेमंत जी, एक विधायक आपका और आज चला गया है, क्या मानेंगे आप? बीजेपी को भनक लग चुकी है कि इनकी सरकार बन रही है तो विधायकों को तोड़ने का काम। शिवराज सिंह चौहान जहाँ भी जा रहे हैं हर मंच से कह रहे हैं कि मेरी कुर्सी चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनको अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है। तो अब वो जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत जो बचा कुचला वो प्रयास कर रहे हैं, जो षड्यंत्र पहले किया, तोड़ फरक की कोशिश तो पहले भी कर रहे हैं। सरकार जनता की दम पे वो नहीं बना सकते, एक बात तय हो गई। अब वो नोटों की दम पे सरकार बना पाएंगे, इसका जवाब स्वयं जनता दे देगी कि जनबल बड़ा होता है कि धनबल बड़ा होता है। ये जवाब तो महंगाओं की जनता भी दे ही रही है और बाकी मध्य प्रदेश में सब जगह देंगी। तो इनके जितने नोट हैं वो सब फेल हो जाएंगे और जनता का जो ताकत है वो दिख जाएगी शिवराज सिंह चौहान को। जैसे चुनाव के परिणाम आएंगे सिर्फ इतनी प्रतीक्षा करनी है आपको। क्या कहेंगे आप लोग, हेमंत भैया का कितना साथ देंगे? हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद, हेमंत भैया जिंदाबाद। राधा वल्लभ मिश्रा राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में गरबा एवं डांडिया का वर्चुअल कार्यक्रम हुआ संपन्न। राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल झांसी रोड दतिया की कक्षा LKG से 5वीं तक के बच्चों के लिए घर पर ही रहकर गरबा एवं डांडिया का कंपटीशन का आयोजन वर्चुअल के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने आकर्षक परिधानों में अपने घर पर मदर एवं सिस्टर के साथ में गरबा एवं डांडिया की प्रस्तुति दी। वर्चुअल कार्यक्रम की शुरुआत 17 अक्टूबर से की गई थी, जो शनिवार को समाप्त हुई। डांडिया और गरबा की प्रतियोगिता 5 वर्गों में आयोजित की गई। प्रत्येक वर्ग में प्रतियोगिताओं के लिए 4 थीम: बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट आउटफिट, बेस्ट डांडिया स्टिक रखी गई। इन सभी छात्र छात्राओं ने अलग अलग वर्ग में थीम के आधार पर विनर घोषित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य नवीन कुमार शर्मा द्वारा सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी गई। संपूर्ण कार्यक्रम जूनियर कोऑर्डिनेटर रिया और स्कूल
सीसीए इंचार्ज दिव्या कुशवाहा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। विजयदशमी के पावन पर्व पर मैं राजजेबी ग्रुप की ओर से दतिया नगर के समस्त नगरवासियों, स्कूल के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजजेबी ग्रुप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन हर वर्ष और इस वर्ष में सिर्फ अंतर इस तरीके से रखा गया है। इस वर्ष रावण दहन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है वह बच्चों को वर्चुअल के माध्यम से ऑनलाइन दिखाया जाएगा। साथ में रावण द्वारा मास्क पहना गया है, जो इस बात का संदेश दे रहा है कि कोरोना काल में सभी लोगों को मास्क का प्रयोग करना है, जिससे आप सुरक्षित रहें और घर पर रहें। पूरे जिले के उद्यानिकी विभाग सोरांग में किसान आलू बीज प्राप्त करने के लिए काट रहे हैं विभाग के चक्कर। आपको बता दें कि उक्त क्षेत्र के किसान कई दिनों से सौरंगा में स्थित उद्यान विभाग में आलू बीज पाने के लिए जाते हैं, लेकिन संबंधित कर्मचारियों द्वारा बीज देने से टाल मटोल किया जाता है और कहा जाता है कि आवंटन बहुत कम प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी किसानों को बीज उपलब्ध कराना असंभव है। किसानों ने विभाग के कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा बड़े बड़े दबंग लोगों को बीज दिया जाता है और हम छोटे किसानों को आलू बीज नहीं दिया जाता है, जिससे हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। का आरोप जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। ये सूची में दे रहा हूँ किसानों को। जो ब्लॉक की नर्सरी है, और ब्लॉक का नर्सरी का मतलब होता है पूरा बैकुंठपुर ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर किसान कहीं का भी हो उसको लाभान्वित किया जा सकता है, क्योंकि नर्सरी स्थायी निश्चित कोई जिस गांव में है उसी गांव के किसान को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी पूरे ब्लॉक के लिए ही है। और ब्लॉक के अंदर का जो भी किसान आएगा, हम किसी को अगर है सामान तो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो किसान काफ़ी किसान आए हुए हैं जी, बड़े बड़े आसामी लोगों को, जनप्रतिनिधियों लोगों को आलू दिया जा रहा है, वो अपना उठा के ले जा रहे हैं, उन्हीं का पेट नहीं भर रहा है। तो कौन जनप्रतिनिधि कितना ले गए हैं उसकी भी जानकारी यहाँ से दिया जाए। आलू मिला क्या? नहीं मिला भैया। क्या दिन से यहाँ चक्कर काट? अरे 2-3 दिन से चक्कर काट रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि अगल बगल हमको कोई सूचना नहीं देती है। जो कि यहाँ कर रही है गिरजापुर, जमड़ी, इन लोग को पता मिलता है। मैं राजकुमार यादव, किसान कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष। मेरे को कल शाम को सूचना मिला कि उद्यानिकी विभाग हमारा जो नज़दीकी है सोरगा में स्थित, वहाँ पे किसानों का आलू वितरण किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर यथास्थिति पता करने आया तो ये पता चल रहा है कि यहाँ नज़दीकी के लोगों को किसी को भी आज तक आलू डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, किसी को आलू प्राप्त नहीं हुआ है। और दूर दूर के किसानों को, बड़े बड़े जो किसान हैं, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरा पर्व के रूप में पूरे देश और दुनिया में मनाया जाता है, पर इस वर्ष दशहरा को लेकर लोगों में काफी असमंजस का माहौल है, क्योंकि जहां देवास जिले में देवास, सोनकच्छ व अन्य जगह दशहरा कल मनाया जाएगा, वहीं भोरोसा में आज रावण दहन होगा। इसको लेकर लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। इसी के चलते भोरोसा में रावण के पुतले का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। रावण बनाने वाले मोहन मिस्त्री ने बताया कि रावण पूरी तरह तैयार हो चुका है, उसका अंतिम श्रृंगार चल रहा है। आज शाम को दशहरे मैदान में हमारे द्वारा इस रावण को खड़ा कर दिया जाएगा। भगवान राम इसका वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाएंगे। भोरोसा में रावण दहन नगर परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कोरोना के चलते कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी प्रशासन रावण दहन कार्यक्रम में करवाने को तैयार है। रावण दहन का जुलूस इस वर्ष नहीं निकालेंगे। राम भगवान और लक्ष्मण जी के साथ सीधे दशहरा मैदान में पहुंचेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रावण का दहन किया जाएगा। नवमी पर हुए जगह जगह हवन, कन्या पूजन और भंडारे। नवरात्रि में जहां 9 दिन तक भक्तों द्वारा मां की भक्ति की जाती है, जिसके पश्चात आज अंतिम दिन नगर के समस्त पंडालों में कन्या भोजन भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी माता पंडालों, मंदिरों में हवन पूजन किया जाएगा, जिसमें नगर की सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना की जाएगी। नगर में लाल माता मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, अम्बे माता मंदिर, शक्ति माता मंदिर, तुलसी मार्ग पर स्थित 9 देवियों के मंदिर पर हवन पूजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर के वसूली पटेल यशवंत सिंह राजपूत द्वारा खेड़ापति हनुमान मंदिर को शक्ति माता मंदिर पर हवन किया जाएगा, जिसे नगर परिषद संजय जोशी के द्वारा करवाया गया है। नगर में संपन्न हुए भंडारों में काफ़ी भीड़ देखी गई।
व 9 दिन तक चले इन आयोजनों में कई कार्यक्रम हुए, जिसमें नगर के काफ़ी चहल पहल बनी रही। उसके बाद आज अंतिम नवरात्र में भंडारा यज्ञ के साथ नवरात्रि संपन्न हुई। एक बार फिर सामने आया नाबालिग किशोरी की आत्महत्या का मामला। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दिए बिना ही कर दिया दफन। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के धनौरा थाना क्षेत्र में फिर से एक किशोरी के शव का उत्खनन हुआ है। जिले में ये पखवाड़े भर के अंदर शव उत्खनन का दूसरा मामला है। इसके पूर्व धनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत में एक युवती का शव उत्खनन हुआ था। तब जाकर यहां पता चला कि ये गैंगरेप का मामला था, जिसे दफन कर दिया गया, जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी है। अब पुनः एक ऐसा ही मामला फिर से उसी थाना क्षेत्र की घटना में प्रकाश में आया है, जहां एक 15 वर्षीय किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। तब उसे बिना मर कायम की और बिना पोस्टमार्टम के मिट्टी में दफन कर दिया गया। इस मामले में केशकाल एसडीएम के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पुनः ग्राम हिचका थाना क्षेत्र धनौरा के शव का उत्खनन कराया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर भेज दिया है। नायब तहसीलदार केशकाल छमा युद्ध ने बताया कि किशोरी की मौत के बारे में परिवारजन एवं ग्रामवासियों को ये कथन था कि किशोरी की तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस थाना धनौरा के अंतर्गत ग्राम हिचका में एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या का मामला है। ये उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। उसी संबंध में अक्टूबर में मर्ग कायम कर आज 100 उत्खनन की कार्रवाई की गई है। 100 उत्खनन करके मेडिकल टीम के द्वारा उसे जगदलपुर भेजा गया है। वहाँ से फॉरेंसिक लैब से टेस्ट होने के बाद ही कुछ आगे बताया जाएगा इस मामले में। आगे इस मामले में जो पूरी जांच कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जाएगी। खबरों में बस इतना ही और बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।